देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि उन खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे और ये भी बताएंगे कौन सी बड़ी खबर है और क्या उसके पीछे के मायने हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने आधे घंटे में हम आपको समझाने वाले हैं। तो कौन कौन सी बड़ी खबर आज के इस बुलेटिन में है जो हम आपको बताएंगे और उसके मायने समझाएंगे। सबसे पहली खबर होगी, क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा? ये सवाल और इसके मायने भी। आंकड़ों से उपचुनाव के नतीजों को भी हम आपको समझाएंगे कि उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके आंकड़े क्या कहते हैं। तीसरी खबर होगी, झारखंड पर बीजेपी के फोकस को आपको समझाएंगे क्योंकि झारखंड में तैयारी शुरू हो चुकी है बीजेपी की तरफ से। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ का खजाना भी आपको दिखाएंगे जो आज रत्न पेटी खुली है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में सालों से तबादले का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है। जिन शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को ये रिपोर्ट सौंप भी दी जाएगी। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। बिहार सरकार शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने जा रही है। ये मांग है ऐच्छिक तबादले की। अब शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक हुई। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। नई तबादला नीति के तहत सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा। इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था उनका भी एक बार फिर से तबादला होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक जो प्रोबेशन पर हैं वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा, तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों के तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा। इसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावे अब अगर पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। परिवार को एक किया जाए तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा। उनकी वह जो दूर दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है वह दूर होगा और यह हितकारी है। सरकार तो शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने को तैयार हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? क्योंकि सरकारी स्कूलों में भले ही बम्पर बहाली हो रही है, लेकिन आज भी निजी स्कूलों में बच्चों की भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चों के प्रति शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक अभी ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वे तबादले के बाद पढ़ाने लगेंगे?
न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप समझिए कि क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा। सरकार शिक्षकों की एक एक करके सभी मांगे मान रही है। राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग सरकार ने मान ली है। जरूरत पड़ने पर छुट्टियों को बढ़ाया भी गया। गर्मी से परेशानी हुई तो एक्स्ट्रा छुट्टियां भी शिक्षकों को दी गई ताकि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो और शिक्षक मन से पढ़ाएं। लेकिन फिलहाल लोगों को सरकारी से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों पर भरोसा है। आपने भी देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर बच्चों की भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अब ये शिक्षकों पर है कि वो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को प्राइवेट स्कूलों से और बेहतर बनाएं, क्योंकि सुविधा के साथ साथ सरकारी स्कूल के शिक्षकों का जो वेतन है वो भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा होता है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि शिक्षकों की मांगे तो मान ली गई, अब शिक्षक भी मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं। बढ़ते हैं आगे। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए को 2 सीट ही मिली, वहीं 10 सीटें विपक्षी गठबंधन के खाते में चली गईं। बिहार के रुपौली में भी सत्ताधारी जेडीयू की हार हुई। हालांकि बिहार में विपक्ष को भी हार का मुंह देखना पड़ा है और निर्दलीय की जीत हुई। अब रुपौली सहित उपचुनाव के नतीजों पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर INDIA गठबंधन ब्लॉक को उत्साहित कर दिया है। INDIA गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में महज 2 सीटें आई हैं। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। लोगों को जानकारी हो गया है कि देश का मूड और जनता का मूड क्या है। जो मोदी मैजिक चलता था वह मोदी मैजिक आज के तारीख में ध्वस्त हो चुका है। रुपौली सहित देश भर की 11 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की हार हुई है। रुपौली में तो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आरजेडी के साथ साथ सत्ताधारी जेडीयू के उम्मीदवार को भी हरा दिया। उपचुनाव के रिजल्ट पर अब राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। रिजल्ट पर आरजेडी सहित INDIA ब्लॉक के नेताओं के इतराने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उपचुनाव के रिजल्ट पर इतना इतराना ठीक नहीं, जबकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी हार की समीक्षा करेगी। देखिए, बाईपोल जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। लेकिन जो परिणाम से हम लोग घबराने वाले नहीं, बहुत कम अंतराल वोटों से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो किस कारण हम लोग चुनाव हारे हैं, उसका मुख्य कारण लेकर विस्तृत जानकारी हम लोग ले रहे हैं। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू और आरजेडी दोनों पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि जनता का आरजेडी और जेडीयू दोनों से ही मोह भंग हो चुका है। इसकी वजह है कि जनता के लिए काम न करना। डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं, तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा। देश के 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली जीत से विपक्षी गठबंधन गदगद है, लेकिन नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी और बिहार में जेडीयू के नेता हार की समीक्षा करने और आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप आंकड़ों से उपचुनाव के नतीजों को समझिए। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। हालांकि उपचुनाव हमेशा से स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इसलिए उपचुनाव का बहुत कोई सियासी मायने नहीं होता है। लेकिन विपक्ष के उम्मीदवारों की 10 सीटों पर जीत हुई है और इसकी वजह से विपक्ष के नेता उपचुनाव के नतीजों से काफी खुश हैं।
अब आप जरा राज्यवार नतीजों को जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 3 सीट बीजेपी के पास थी और 1 टीएमसी के पास थी। उपचुनाव में टीएमसी चारों सीट जीत गई, यानी टीएमसी को 3 सीट का फायदा और बीजेपी को 3 सीट का नुकसान हो गया। हिमाचल में 3 सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में 2 सीट पर कांग्रेस जीती, 1 पर बीजेपी की जीत हुई। ये तीनों सीटें निर्दलीय के पास थी, मतलब कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल गई और यहां 1-1 सीट निर्दलीय के पास थी, मतलब ये कि कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हुआ और लेकिन बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव हुआ जिस पर बीजेपी को जीत मिली, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ और कांग्रेस को 1 सीट का यहां नुकसान हुआ है। तमिलनाडु और पंजाब में भी 1-1 सीट पर चुनाव हुए। तमिलनाडु में डीएमके और पंजाब में आप को जीत मिली। ये दोनों ही सीटें बीजेपी के पास नहीं थी, इसलिए यहां बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रही बात बिहार की, तो यहां भी निर्दलीय को जीत मिली है। बिहार की रुपौली सीट जेडीयू के पास थी, मतलब कि यहां जेडीयू को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में इस उपचुनाव के नतीजों को लेकर अब आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है, दोनों ही गठबंधन पक्ष और विपक्ष की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला है और इसको लेकर बीजेपी चुनावी मूड में दिख रही है। झारखंड बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार झारखंड पहुंच चुके हैं और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के बाद देश के जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें से एक झारखंड भी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन चुनावी मोड में है। इंडिया ब्लॉक सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में लगा है, तो बीजेपी झारखंड में वापसी की तैयारी में जी जान से जुटी है। चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2019 में जो घोषणा पत्र में वादा किया उसे पूरा नहीं किया गया। पिछले 5 साल में जनता को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। कोई वादा इस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके निश्चय पत्र का सच जनता के सामने रखने का काम करेगी। बीजेपी के लिए झारखंड कितना अहम है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि झारखंड बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का ये तीसरा दौरा है। 23 जून, 4 जुलाई और अब 14 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान झारखंड पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए, तो असम से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव सह प्रभारी बने। शिवराज सिंह चौहान की तरह ही सह प्रभारी बनने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा भी 2 बार झारखंड दौरे पर आ चुके हैं। 23 जून और 29 जून को हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर थे और 16 जुलाई को एक बार फिर वो झारखंड आ रहे हैं। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे बताने के लिए काफी है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्व रखता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप झारखंड पर बीजेपी के फोकस को समझिए। बीजेपी के शासनकाल में ही झारखंड अलग राज्य बना था। 5 साल पहले झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार पर कई तरह के आरोप हैं और इन आरोपों को चुनाव में भुनाया जा सकता है। बीजेपी का झारखंड में संगठन भी काफी मजबूत है और इन आरोपों के जरिए सत्ता तक पहुंचना चाहती है बीजेपी, और यही वजह है कि झारखंड में बीजेपी नेताओं का लगातार दौरा जारी है। और जब से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, तब से 3 बार उन्होंने झारखंड का दौरा कर लिया है और कार्यकर्ताओं से मिलकर मंत्र भी देते रहे हैं।
पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो गए हैं। इसके साथ ही वो सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। 3 साल में पीएम मोदी के 30 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े हैं। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा। और अब आप सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर के मायने को समझिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं, यानी कि आप समझ लीजिए पीएम मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। मतलब यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया साइट एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। मतलब दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी को किया जाता है। पहले सोशल साइट एक्स को ट्विटर कहा जाता था। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर लगभग 30 मिलियन यूजर्स की बढ़ोतरी हुई है। मतलब 3 साल के अंदर अगर आप देखें तो 30 मिलियन फॉलोअर पीएम मोदी ने गेन किया है। और भारत को जो है अगर छोड़ दें तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर नरेंद्र मोदी के आसपास विश्व का कोई नेता नहीं है। जहां जो बाइडेन के सोशल मीडिया साइट एक्स पर 38.1 मिलियन फॉलोअर हैं, वहीं दुबई के शासक एच शेख मोहम्मद के एक्स पर 11.2 मिलियन फॉलोअर हैं और पोप फ्रांसिस के 18.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मोदी के सबसे नजदीक मशहूर हस्ती टेलर स्विफ्ट हैं। मशहूर हस्ती टेलर स्विफ्ट के एक्स पर 95.3 मिलियन फॉलोअर हैं, तो लेडी गागा के एक्स पर 83.1 मिलियन फॉलोअर हैं और किम कार्दाशियां के एक्स पर 75.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन पीएम मोदी हस्तियों से भी आगे बढ़ गए हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के फॉलोअर्स एक्स पर ही नहीं बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी बड़ी संख्या में हैं। अगर हम बात करें पीएम मोदी के यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर उनके 25 मिलियन सब्सक्राइबर अभी हैं। और वहीं इंस्टाग्राम की बात करें तो पीएम मोदी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फिलहाल 91 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी अब सोशल मीडिया साइट एक्स पर नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। 10 करोड़ लोग पीएम मोदी को फॉलो करते हैं। बढ़ते आगे, भगवान जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ खजाने को आज खोल दिया गया है। इस खजाने को इससे पहले साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कोशिश बंद कर दी गई। पिछली बार साल 1985 में इस तहखाने को खोला गया था और इस दौरान राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थी। भगवान जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ खजाने को आज खोल दिया गया है। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। खजाने में वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी के बने मंदिर में तब से ये चीजें रखी हुई हैं। इस भंडार घर के 2 हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी भंडार। खजाने में बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता रहा है। त्योहार या फिर अन्य किसी भी मौके पर खोलकर गहने निकालकर भगवान को इससे सजाया जाता है। खासकर रथ यात्रा के समय ये होता है। रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है। आखिरी बार इसे साल 1978 में खोला गया था। वहीं साल 1985 में भी इस चैम्बर को खोला गया, लेकिन इसका मकसद था कि भीतर और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं। साल 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने के निर्देश दिए थे। हालांकि चैम्बर की चाबियां तब नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। और बीते लोकसभा चुनाव के दौरान रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों का मुद्दा भी उठा। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर ओडिशा के लोगों में गहरी आस्था है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार स्थित है और रत्न भंडार में सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दान में दिए गए बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं। इसे आखिरी बार 14 जुलाई 1985 को
खोला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।